हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। एसएससी जेईई टायर 1 के ये 23 मार्च 2021 को हुए क्वेश्चंस हैं। मॉर्निंग और इवनिंग सेशन के क्वेश्चंस हमने अरेंज किए हैं। दोनों में 8-8 क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लगाने का फ़ायदा ये रहता है कि हमें ये पता चलता है कि किस सेक्शन को वो कभी छोड़ते नहीं हैं, कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है और प्रश्न पूछे जाने के तौर तरीके कैसे रहते हैं। तो फिर प्रिपरेशन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मदद भी मिलती है। देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट यूज्ड फॉर क्लासिफाइंग ऑर्डर ऑफ ए गिवन वाटर सैंपल एज पर IS 3025 पार्ट 5 1983। इस क्वेश्चन को कई फॉर्मेट में और भी पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि 3025 1983 के पार्ट 5 में क्या मेंशन है। ऑर्डर मेंशन है, टेस्ट मेंशन है, pH वैल्यू मेंशन है, टर्बिडिटी मेंशन है, TDS मेंशन है, कुछ भी पूछा जा सकता है। पलट के ये भी पूछा जा सकता है, ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक्स 3025 IS 3025 1983 के किस पार्ट में है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे उन्होंने वो चीज़ें ना पूछ के ये तो मेंशन कर ही दिया कि पार्ट 5 ऑर्डर से रिलेट करता है। ये पूछा है कि कौन सी ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक्स में यूज नहीं होती है। ऑर्डर का मतलब ये होता है महक, ऑर्डर का मतलब स्मेल से है, तो स्मेल टर्बिडिटी की भी होगी। पुंजेंसी तीखेपन को बोलते हैं, जैसे मिर्च और नमक आपने छौंक दिया तो उससे जो महक निकलती है। स्मोकीनेस आपको पता है। एक और होती है रॉटननेस, सड़न को बोलते हैं। ये 4 इंपॉर्टेंट होती है। स्वीटनेस एक टेस्ट है, तो ये टेस्ट में जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा, जो इसमें मेंशन नहीं रहेगा। अच्छा, 3025 IS इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो इसके 2-3 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली TDS नंबर 1 और नंबर 2 टेस्ट, ये 2 इंपॉर्टेंट है। TDS जो है वो आपके पार्ट 16 का हिस्सा है और एक तरीके से टेस्ट जो है वो आपका पार्ट 7 और 8 का है। TDS पार्ट 16 का हिस्सा है और टेस्ट जो है ये पार्ट 7 एंड 8 का हिस्सा है। टेस्ट पार्ट 7 एंड 8 का है और TDS टेस्ट इज रिलेटेड टू पार्ट 7 एंड 8 एंड TDS इज रिलेटेड टू बेसिकली पार्ट 16। पूछने को वो pH वैल्यू भी पूछ सकते हैं जो कि पार्ट 11 से है। कलर पूछ सकते हैं जो कि पार्ट 4 से है। पार्ट 4 जो है दिस इज रिलेटेड टू द कलर एंड पार्ट जो 5 है वो ऑर्डर से है। pH वैल्यू आपकी पार्ट 11 से है। चलिए, खैर इससे ज़्यादा इसमें और ज़्यादा कुछ रिसर्च करने का कोई खास मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्लो सैंड फिल्टर। अब स्लो सैंड फिल्टर अगर कुछ पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ से ये सीख ले लें कि स्लो सैंड फिल्टर को अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छे से पढ़ा होना ज़रूरी है, क्योंकि ये सब कुछ पूछ ले रहा है एक ही क्वेश्चन में। आपसे फिल्ट्रेशन रेट भी पूछ ले रहा है, इफेक्टिव साइज भी पूछ ले रहा है, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट की भी नॉलेज आपको है कि नहीं पूछ ले रहा है, बैक वॉशिंग में कितना टाइम लगता है। तो कम से कम ये 4 चीज़ें तो हमें कन्फर्मली पता ही हों। तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन की बात करें स्लो सैंड फिल्टर की, तो 100 से 200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया है उसने 100 से 150 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे। अब डे को आवर में बदलोगे तो 24 कहीं नहीं कहीं आएगा, और मीटर क्यूब को लीटर क्यूब में बदलोगे तो ये आंसर तो होगा ही नहीं, इतना तो दूर से दिख जा रहा है मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन से, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा पूछा है इफेक्टिव साइज जो है वो सैंड पार्टिकल्स का 0.15 से 0.3 होना चाहिए, जबकि इफेक्टिव साइज 0.2 से 0.4 मेंशन रहता है, तो चल भी सकता है, हाँ सही है। यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट जो रहता है वो 1.8 से 3 रहता है, तो ये भी चल सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ बी हो गया। एक स्टेटमेंट करेक्ट है, यहीं से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी सोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो तीसरे चौथे को भी देख लेते हैं। बैक वॉशिंग का टाइम जो रहता है स्लो सैंड फिल्टर में वो 2 to 3 मंथ्स, कभी कभी ऑप्शन करेक्ट होता है, कभी कभी 3 to 4 मंथ्स रहता है। टेक्निकली 3 मंथ्स के अप्रॉक्स लगता है, इसलिए दोनों ऑप्शन करेक्ट माने जाते हैं। जबकि रैपिड सैंड फिल्टर के लिए तो 24 आवर्स या 1 डे है ना, तो यहाँ पे ऑन अल्टरनेट डे रैपिड सैंड फिल्टर के लिए सही है। तो ये चीज़ हो गई, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। यहाँ से ये क्लियर हुआ कि हमें स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर दोनों बहुत अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। ए विलेज हैज पॉपुलेशन दे रखी है, रेट ऑफ वाटर डिमांड दे रखा है और एवरेज फिल्ट्रेशन रेट दे रखा है। अब या इसको करना कैसे, ये डिपेंड करता है कि मिनिमम समय में कैसे करना। अगर इसको समझने में 5 मिनट दिए, लगाने में 5 मिनट दिए, 10 मिनट इसमें चले गए, पेपर 120 मिनट का होता है। टेक्निकली देखा जाए तो 60 मिनट में आपको ये 100 क्वेश्चन करने हैं और 60 मिनट में उधर 100 करने हैं। 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने, यानी एक क्वेश्चन को बहुत मुश्किल से आधे मिनट से ज़्यादा मिल रहा है। तो अब आपकी निर्भरता है कि इसको 30 सेकेंड 40 सेकेंड में कैसे करें।
तो वो तभी पॉसिबल है जब आपको पता हो कि इसको कैसे करना है। जब भी क्वेश्चन ऐसे आए जहाँ पे एरिया, डिस्चार्ज, रेट, टाइम पूछा जा रहा है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का है, तो आप यूनिट पे जाइए और थोड़ा बहुत मतलब कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। जैसे 200 यहाँ पॉपुलेशन दी है, पर कैपिटा कहाँ दिया है सबसे पहले वो देखो, उधर तुरंत जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 × 200 हो गया। जो भी ये रेशियो दिया है मैक्सिमम डिमांड एवरेज डिमांड, इसको तुम दिमाग लगाना है। यहाँ एवरेज की बात कर रहा है, मैक्सिमम निकालेंगे तो 1.5 का मल्टीप्लिकेशन होगा, 1.5 का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब उसने आपसे एरिया पूछा है तो यूनिट पे ध्यान दो, यहाँ पे पर मीटर स्क्वायर लगा है, यानी कि ये चीज़ अगर लीटर पर आवर को एक चीज़ मान लें तो पर मीटर स्क्वायर जब किसी में भाग जाएगा तभी तो ऊपर पहुँचेगा, तभी तो एरिया मिलेगा। यहाँ पे फार्मूला के सेंस में सोचने से अच्छा है मीटर, यूनिट के सेंस में सोचोगे तो जल्दी क्वेश्चन लगेगा। यानी ये वाली चीज़ नीचे रहनी चाहिए, 100 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर, लेकिन ऊपर वाली चीज़ डे में है, नीचे वाली आवर में है, तो उसको डे में बदल दो। जब डे में बदलोगे तो 100 लीटर पर आवर है, यानी बटे 24 जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में 24 आ जाएगा। जब उसको भाग करोगे, इसमें भाग करोगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब टोटल जब इसको भाग करोगे तो आपको 12.50 मीटर स्क्वायर मिल जाएगा। अब इसका अगर वैसा वर्जन पूछो सोल्यूशन कैसे होना चाहिए, तो पॉपुलेशन इज गिवन, सो द वाटर डिमांड विल बी 100 × 200 लीटर पर डे। नाउ वी विल टॉक अबाउट एवरेज फिल्ट्रेशन रेट, दैट इज 100 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। इट मीन्स 100 लीटर पर आवर को लिख सकते हैं डे बाई 24, यानी 24 मल्टीप्लाई अपॉन मीटर स्क्वायर। Now we will discuss the formula of area will be average filtration rate upon water demand upon average filtration rate, so area will be, उसके बाद करेंगे तब भी यही आएगा। तो वही है, फंडामेंटली कम समय में लगाने का क्या तरीका हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया, बाकी ये बेसिक सेंस में ही आता है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, वॉल्व यूज द प्रिवेंशन ऑफ रिवर्सल ऑफ फ्लो। ये तो 5 सेकेंड भी नहीं आप लगाएंगे, 3 ही सेकेंड में क्लिक कर देंगे, चेक वाल्व। अगला है 2 सीवर पाइपलाइंस A and B आर लेड। Q जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू √S होता है, Q1/Q2 यहाँ लगा देंगे, Q1/Q2 अपॉन √S1/S2, तो 1/125 गुणा 1/126, 625 ऊपर चला जाएगा, 5 बार जाएगा तो आपका अपने आप आंसर आ जाएगा, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। 225, 15 225, 25 50 625 है ना, तो ये 25 5 3 15, 5/3 के आसपास आएगा। अब वो देख लो कि क्या पूछ रहा है, QA/Q2 पूछ रहा है तो 5/3 ही हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। तो सरल क्वेश्चन है। इसके बाद है IS 17421953, नॉर्मली ये सीवर सेल बी डिजाइंड फॉर। अगर ये नहीं भी पता है तो दूसरी वाली चीज़ जो है, ड्राई वेदर फ्लो फ्लोइंग हाफ फुल विद मिनिमम सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी, जब ES वगैरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें ये चीज़ आपको मिल जाएगी कि ये 0.75 होती, बाकी ऑप्शन में दिया नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट हो जाएगा। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है, सीवर मस्ट बी चेक्ड फॉर मिनिमम वेलोसिटीज एट देयर मिनिमम आवरली फ्लोज विच इज इक्वल टू। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे और क्वेश्चन फ्यूचर में पूछे जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसको समझने के लिए आपको 2 चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखनी है। एक चीज़ आपको ये याद रखनी है कि अगर मिनिमम आवरली फ़्लो पूछा जाता है तो उसमें क्या पूछा जा सकता है। एक ये पूछा जा सकता है कि मिनिमम आवरली फ़्लो, यहाँ पे जैसे पूछा है एवरेज डेली फ़्लो के पॉइंट ऑफ व्यू में, तो एक तो ये है कि एवरेज डेली फ़्लो के पॉइंट में पूछा जाएगा तो 1/3 होगा। और अगर ये पूछ दिया जाए कि मिनिमम डेली फ़्लो के पॉइंट ऑफ व्यू में मिनिमम वेलोसिटी एट देयर मिनिमम आवरली फ़्लो है, और अगर विच इज़ इक्वल टू, और यहीं कहते विच इज़ इक्वल टू हाउ मच मिनिमम डेली फ़्लो, जहाँ एवरेज डेली फ़्लो है यहाँ पे वर्ड हो मिनिमम डेली फ़्लो, तो ये 1/3 रिप्लेस हो जाएगा 1/2 से, ये याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे अच्छा क्वेश्चन अगर मुझे लगा इसमें पूछा गया तो 8वां प्रश्न है। इसके बाद सेशन 2 के क्वेश्चन है, उसमें भी 8 पूछे गए। 8वां क्वेश्चन प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का है। प्राइमरी, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट और ग्रीन हाउस गैसेज में कोई ना कोई एक पोर्शन जरूर पूछा जाएगा। कभी कभी दोनों पोर्शन पूछ लेते हैं, लेकिन एक पोर्शन जरूर आएगा। अगर मॉर्निंग में पॉल्यूटेंट आ गया तो इवनिंग में ग्रीन हाउस आएगा, उधर ग्रीन हाउस आ गया तो इधर पॉल्यूटेंट आएगा, या दोनों आएंगे, छोड़ेंगे नहीं वो जनरली। अब प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट को कितनी ज़बरदस्त तरीके से आपने पढ़ा है इसी पे निर्भर करेगा, और बेहतर है कि आप सेकेंडरी पॉल्यूटेंट याद कर लीजिए। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कौन होते हैं? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में सबसे पहले पैन, सबसे पहले आता है पैन हमेशा, मतलब सबसे पहले का मतलब जनरली याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, एरोसॉल मिस्ट, ये भी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है।
फोटोकेमिकल स्मॉग ये भी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, और ओजोन ये भी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। फिर इसके बाद जितने बचे वो सब प्राइमरी में चले जाएंगे। तो एक ये हो गया। इसके बाद तुरंत नवा क्वेश्चन लगा है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अमॉन्ग द एयर पॉल्यूटेंट्स आइडेंटिफाई द वंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट में ग्रीन हाउस गैसेसेज ही तो रिस्पॉन्सिबल होंगी, और ग्रीन हाउस गैसेसेज जो हैं वो कौन सी हैं? रजिस्टर्ड गैसेजेज 7 हैं जो कि हम आपके सामने रख रहे हैं। CO2, CH4, N2O, और इसके बाद आपकी परफ्लोरोकार्बन्स, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, और नाइट्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HFC, PFC, SF6, NF3। लेकिन मेनली जो रहती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, और वाटर वेपर को भी ग्रीन हाउस गैस कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और आपका कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसमें CFC आएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आएगा, यानी 1 to 4 जाएगा, 1 to 4 जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसेज पे बहुत अच्छे से आपकी पकड़ होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि N2O और NO2 में कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस मानी जाती है और दूसरी क्यों नहीं मानी जाती है, ये ज़रूर बताइएगा अगर आपको एग्जैक्ट नॉलेज हो जो दूसरों के लिए भी बेनिफिशियल हो। विच वन इज कंसीडर्ड एज ए ग्रीन हाउस गैस इन NO2 एंड N2O एंड वाई। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। What would be the liquid capacity of a septic tank designed for 25 users? ये एक तरीके का क्रिएटिव क्वेश्चन लग रहा है। वॉल्यूम रिक्वायरमेंट 0.1 है, यूजर वॉल्यूम, तो जाहिर सी बात है लिक्विड कैपेसिटी यूजर वॉल्यूम रिक्वायरमेंट और नंबर ऑफ़ यूजर्स को मल्टीप्लाई करके आ जाएगी, यानी 25 × 0.1 यानी 2.5 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द फॉलोइंग डाटा पर्टेन्स टू सीवेज सैंपल एट ए पॉइंट सोर्स। इनिशियल डिजॉल्व ऑक्सीजन दी है, फाइनल DO दिया है, डाइल्यूशन ऑफ सीवेज दिया है, आपसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड पूछी है, तुरंत BOD बराबर फाइनल DO, इनिशियल DO माइनस फाइनल DO, तो 12 - 4 बटे यही डाइल्यूशन ऑफ सीवेज परसेंटेज, तो 2/100 होगा, ऊपर 100 का गुणा हो जाएगा, यहाँ से 8 आएगा, 2 आएगा, 2 चौको 8, तो ये 400 मिलीग्राम पर लीटर C पार्ट हो जाएगा, ये D पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एच पर IS 103131982। देखो उसमें भी IS कोड का एक क्वेश्चन, इसमें भी IS कोड का एक क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इन्फ्लुएंस द सेडिमेंटेशन प्रोसेस इन ए सेडिमेंटेशन टैंक। बाकी सारे अफेक्ट करते हैं, pH कहीं से भी इसको अफेक्ट नहीं करती है, तो लास्ट पार्ट इसका ऑप्शन होगा। इसके बाद कोगुलेंट एलम यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वाटर इज नोन एज, तो ये एल्युमिनियम सल्फेट होता है, Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस। अब एलम से रिलेट करके बहुत सी चीज़ें पूछी जाती हैं, कभी कभी पूछ दिया जाता है सोडियम एलम क्या होता है, तो NaAl2SO4 का होल थ्राइस। पोटेशियम एलम क्या होता है, Kal2SO4 का होल थ्राइस, तो उससे पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जाता है कि एल्युमिनियम सल्फेट यानी एलम जो है ये वाटर में सॉल्युबल होता है, यस, लेकिन ये एथेनॉल में इनसॉल्युबल होता है। तो ऐसे क्वेश्चन लिख दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एल्युमिनियम सल्फेट इज सॉल्युबल इन वाटर, आल्सो सॉल्युबल इन एथेनॉल, नो, एल्युमिनियम सल्फेट इज सॉल्युबल इन वाटर बट नॉट सॉल्युबल इन एथेनॉल। अगला क्वेश्चन है, इसमें कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है परमिसिबल लिमिट को लेके। TDS की जो परमिसिबल लिमिट है और मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है, एक्चुअली में ये क्वेश्चन SSC में पिछले वर्ष गलत तरीके से पूछा गया था। परमिसिबल लिमिट का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू ऑफ परमिसिबल लिमिट, और मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट का मतलब होता है मैक्सिमम। तो केवल परमिसिबल लिमिट पूछा जाए तो टेक्निकली आंसर 500 होना चाहिए, उन्होंने इसे 2000 दिया, वो उनकी मिस्टेक थी। अदर एग्जाम्स में भी पूछा गया है तो वहाँ पे 500 कंसीडर किया गया है मोस्ट ऑफ द केसेज में, और 2000 तब लिया जाता है जब मैक्सिमम होता है। एक्सेप्टेबल लिमिट कभी कभी वर्ड यूज कर देते हैं, तो एक्सेप्टेबल का मतलब स्वीकार होता है, जिसे मिनिमम सेंस में ही लिया जाना चाहिए, बल्कि टेक्निकली एक्सेप्टेबल का मतलब होता है लिमिट को शो करो, 500 से 2000 ये होना चाहिए उसका मतलब कि ये मिनिमम परमिसिबल लिमिट, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट एंड दिस इज टोटल एक्सेप्टेबल लिमिट। अब यही है, एग्जामों में ये सब होता रहता है, तो अपने कॉमन सेंस से भी आप आंसर कर सकते हैं। व्हाट विल बी द फायर डिमांड फॉर ए सिटी हैविंग पॉपुलेशन ऑफ
4 लाख जो भी इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 4 लाख बाई द कुचलिंग फार्मूला। कुचलिंग फार्मूला 1132 अंडर रूट पी होता है, जहाँ पी हज़ार में पॉपुलेशन ली जाती है, यानी 400 आएगा यहाँ पे पी कितने थाउजेंड है। 400 का अंडर रूट 20 आ जाएगा, 1132 का 20 में गुणा कर दीजिए, तो जो भी आएगा 32,159 या जो भी आए वो इसका आंसर हो जाएगा। 1132 होता कि कुछ और होता है, नहीं 3382 करके कुछ होता है, याद नहीं आ रहा, देख लीजिएगा। किचलिंग फार्मूला इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर इसमें गलती हो गई तो फिर सब गलत हो जाएगा। किचलिंग फार्मूला 3182 होता है जहाँ तक मुझे याद है, 3182 अंडर रूट पी। वो फ्रीमान फार्मूला होता है जिसमें 1132 अंडर रूट पी बाई 510 करके लगता है, 3182 रूट पी होगा। तो जब डबल करेंगे इसका तो 63,640 लीटर्स पर मिनट आएगा। नाउ आई रिमेंबर किचलिंग फार्मूला, करेक्ट ऑप्शन सी होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सीवेज स्लज ऑफ 2 सैंपल्स आर रिड्यूसेज एज फॉलोज। सैंपल ए और सैंपल बी आपके सामने दिए हैं। इसमें सिंपल फार्मूला लगता है 100 इंटू जो रिड्यूस हुआ है 100 में से 100 माइनस 97 इज इक्वल टू V1 इंटू 100 माइनस 100 माइनस 97 इज इक्वल टू V2 इंटू 100 माइनस जितना रिड्यूस हुआ है। यहाँ से वॉल्यूम जो चेंज होगा वो आपको पता चल जाएगा, और वही नीचे बात की है, तो दोनों में ये फार्मूला लगाइएगा और वॉल्यूम चेंज आप पता कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन 16 थे। इन क्वेश्चंस को आपके सामने प्रस्तुत करने का केवल मतलब इतना है कि जब आप एक पर्टिकुलर ईयर के क्वेश्चंस को इवनिंग मॉर्निंग में देख लें या पूरे ओवरऑल देख लें, तो आपको ये पता चल जाएगा कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फॉर एग्जांपल स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर, इनको अच्छे से देख लो। प्राइमरी और सेकेंडरी पॉलिटेंट को अच्छे से देख लो। और क्या अच्छे से देख सकते हो, फार्मूलाज को अच्छे से देख लो, DO BOD टेस्ट को अच्छे से देख लो। तो ये चीज़ें हमें क्लियर होती हैं। हम जब 3-4 साल में शोध करते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ चीज़ों को हम छोड़ नहीं सकते। तो यही सब चीज़ें पता चलती हैं। टेक्निकल पोर्शन में सबके उत्तर यही होते हैं कि टेक मेरा बहुत अच्छा है, और एक्चुअली में वहाँ जाके जिसका बहुत अच्छा होता है वो कहता कम है, काम ज़्यादा करता है। मेहनत करते रहिए, रिसर्च करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।